नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत। मेरा नाम चारू थपलियाल है और आज स्वाध्याय श्रृंखला में हम एक नई किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो है माइंड टू मैटर बाय डॉक्टर डॉसन चर्च। दोस्तों, ये एक ऐसी किताब है जो पत्री जी की बहुत ही पसंदीदा किताब थी और उन्होंने इस किताब के बारे में बहुत चर्चा की जब वे अपने देह में थे। तो दोस्तों, हमने जो हमेशा सुना है एक दैट वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, हम अपनी वास्तविकता जो है उसे स्वयं बनाते हैं। ये आध्यात्मिकता में जैसे ही हम उतरते हैं हम बहुत सुनते हैं इसके बारे में, लेकिन ये होता कैसे है, असल में कैसे होता है, इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है इसके पीछे, ये बात इसके बारे में हमें कोई नहीं बताता। हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते, हम ज़्यादा सुनते नहीं हैं। तो ये जो एक कड़ी है तत्व मीमांसा से लेकर एक वैज्ञानिक तथ्य तक, मेटाफिजिक्स से फिजिक्स तक, ये जो एक श्रृंखला है वो कैसे हम कड़ी इसको कैसे जोड़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तरह से तो ये सत्य है, जो हमारे विचार हैं वही वस्तु बनाते हैं। ये सत्य कैसे है? क्योंकि देखिए, जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं या जो घड़ी हमने पहनी है, जो किताब हमारे आगे है, ये सब वस्तुएं हैं और ये सब विचार से ही उत्पन्न हुई है। किसी के मन में कभी विचार आया कि एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको हम किताब के नाम से बुलाएंगे, जिसमें सारा ज्ञान जो है वो हम लिखेंगे, अर्जित करेंगे, तो ये किताब बन गई। तो ये बात तो सत्य है कि एक विचार से एक वस्तु बनी। और इसी की दूसरी ओर अगर देखें, दूसरे पहलू पर देखें, तो कुछ विचार हैं जो कभी भी वस्तु नहीं बन सकते। अब मैं चाहे जितना भी चाहूँ, मैं कभी भी अमेरिका की प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। तो ये चाहे जितना भी दृढ़ विचार क्यों ना हो मेरे मन में, ये कभी भी वस्तु नहीं बनेगा। तो ऐसे कौन से विचार हैं जो वस्तु बन सकते हैं और ऐसे कौन से विचार हैं जो वास्तविकता में नहीं आ सकते, वस्तु नहीं बन सकते? इन दोनों विचारों के बीच में एक जो मध्य मार्ग है, वो मध्य मार्ग इस पुस्तक में हमें डॉक्टर डॉसन चर्च ने बताया है। जो हमारा ब्रह्मांड है, 11 आयामीय ब्रह्मांड जिसे बोला है डॉक्टर चर्च ने इस पुस्तक में, उसमें सृजन का नृत्य कैसे होता है, मन से पदार्थ तक की जो श्रृंखला है उसके सबूत क्या है, उसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है। चेतना और गैर स्थानीय मन जो है, इस किताब में एक बात की है इन्होंने, लोकल माइंड एंड नॉन लोकल माइंड। तो जो स्थानीय मन है, स्थानीय मन से गैर स्थानीय मन तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, ध्यान की अवस्थाओं में हम कैसे जा सकते हैं। और जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो कोशिकाओं में चेतना का प्रवाह कैसे निर्देशित करते हैं। यानी जो हमारा शरीर है, जो ऊर्जा से बना है, उस ऊर्जा में कैसे कोशिकाओं का निर्माण होता है, कैसे ऊर्जा से हमारा शरीर बनता है और पूरी दुनिया बनती है। इस पूरे वैज्ञानिक तथ्य को इस किताब में बताया गया है। उपचार जो है, जिसे हम हीलिंग कहते हैं, क्या उपचार संभव भी है? क्या ये सीखा जाता है? अगर सीखा जा सकता है तो इसे कैसे ऊर्जा के स्तर पर रखकर देखा जाए। अगर हम इसको जो मशीन है उनसे नापा जाए, ग्राफ चार्ट बनाए जाए, एक भौतिक स्तर पर देखा जाए, तो ये जो उपचार है, हीलिंग जो होती है वो कैसे होती है, उसके बारे में इन्होंने कई तरह से बताया है इस किताब में। मन बदलना कैसे सांक्रमिक रोगों को दूर कर सकता है। टाइफॉइड जैसे रोग, वो कैसे हमारे विचारों से हम तक आते हैं और कैसे हमारे विचारों से हमसे दूर भी जा सकते हैं। सूक्ष्म ऊर्जा स्थूल पदार्थ कैसे बनाती है। और जो सिमेटिक्स एक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें क्या करते हैं, आवृत्ति पदार्थ को कैसे बदलती है उसका निरीक्षण किया जाता है। तो अगर आपने कभी देखा होगा दोस्तों, तो एक क्लैडनी प्लेट बोलते हैं इसे, एक प्लेट के ऊपर जो है रेत बिखरा दी जाती है और उसके ऊपर जो है कोई धुन बजाई जाती है, कुछ संगीत बजाया जाता है, कुछ वाइब्रेशन दी जाती है और उस वाइब्रेशन से जो है रेत में अलग अलग आकार बन जाते हैं। तो इसका जो निरीक्षण करके, इसके ऊपर प्रयोग करके, इससे जो है परिणाम निकलते हैं, उसको सिमेटिक्स बोलते हैं। तो ऐसी कई सारी वैज्ञानिक तकनीकों के बारे में इस किताब में बताया गया है, ऐसे कई सारे प्रयोगों के बारे में बताया गया है जिनसे यह सबूत के साथ हमें ये साबित होता है कि मन से ही पदार्थ बनता है। माइंड टू मैटर, यही इस किताब का नाम है। तो देखिए दोस्तों, एक तरह से अगर देखा जाए तो क्या होता है,
विचार ही वास्तविकता बनाते हैं। ये तत्व मीमांसा में तो एक तरह से एक दृढ़ प्रस्ताव है, ये हम जानते ही हैं। और कुछ आध्यात्मिक शिक्षक मन को अनंत शक्तियों का स्रोत भी बताते हैं। फिर भी मानवीय रचनात्मक क्षमताओं की स्पष्ट सीमाएं हैं, ये केवल हम जानते हैं। तो केवल देखिए, अगर एक विमान के बारे में मैं सोचूं तो ऐसा नहीं है वो अचानक से मेरे आगे प्रकट हो जाएगा। तो कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ क्षमताएं होती हैं, ये जानते हुए, उन्हें समझते हुए काम कैसे किया जा सकता है। उससे हमें पता चलता है कि हमारे जो विचार हैं उनको हम परिवर्तित कैसे करके अपनी आंखों के सामने एक वस्तु के रूप में देख सकते हैं, कैसे प्रकट कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये लेखक हैं बहुत ही रोचक तथ्यों के बारे में बात करते हैं और बहुत ही रोचक एक दृष्टिकोण से भी बात करते हैं। तो वो कहते हैं एक बात जो हमेशा पत्री जी और PSSM मानता ही आया है कि जो विज्ञान है और आध्यात्मिकता है वो अलग नहीं है दोनों चीज़ें। तो ये लेखक भी उसी बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि विज्ञान और तत्व मीमांसा आमतौर पर विरोधी माने जाते हैं। विज्ञान प्रयोगात्मक, व्यावहारिक, कठोर, अनुभवजन्य, भौतिकवादी, वस्तुनिष्ठ और बौद्धिक है। तत्व मीमांसा आध्यात्मिक, अनुभवात्मक, अमूर्त, रहस्यमय, आंतरिक, अपरिवर्तनीय, सटीक, व्यक्तिपरक, अलौकिक, अव्यवहारिक है और इसे साबित करना असंभव है। विज्ञान पदार्थ की दुनिया का अध्ययन करता है, जबकि तत्व मीमांसा इसके परे जाने का प्रयास करता है। तो ये लेखक कहते हैं, मैंने कभी भी विज्ञान और तत्व मीमांसा को अलग अलग नहीं माना है और एक रहस्यवादी और वैज्ञानिक शोधकर्ता दोनों होने पर मुझे खुशी होती है। जब मैं विज्ञान की कठोरता को चेतना के प्रश्नों से जोड़ता हूँ तो दोनों एक दूसरे को प्रकाशित करते हैं। और यही पत्री जी ने भी हमें सिखाया दोस्तों कि जो साइंस है और स्पिरिचुअलिटी है, जो विज्ञान है और आध्यात्मिकता है, वो अलग नहीं है। केवल एक ही विज्ञान है दुनिया में दोस्तों, और वो है आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस। तो जितना हम आध्यात्मिक विज्ञान के बारे में सीखेंगे, समझेंगे, भौतिक विज्ञान हमें उतना ही समझ में आएगा। जो बाकी तरह की चीज़ें हैं दुनिया में वो हमें उतनी ही समझ में आएंगी। तो ये जो लेखक हैं वो कहते हैं, ये पुस्तक मन की रचनात्मक शक्तियों के पीछे के विज्ञान की जांच करती है। यह चरण दर चरण उन अध्ययनों की समीक्षा करती है जो दिखाते हैं कि हमारा मस्तिष्क चीज़ों को भौतिक रूप से कैसे बनाता है। यह पुस्तक सजीव उदाहरणों से भरी हुई है मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों के वास्तविक, करीबी, प्रामाणिक, व्यक्तिगत खाते जिन्होंने मस्तिष्क से पदार्थ तक का अनुभव किया है। चिकित्सा, मनोविज्ञान, खेल, व्यवसाय और वैज्ञानिक खोज की दुनिया से ली गई ये कहानियाँ प्रगाढ़, प्रेरणा देने वाली और दिल दहला देने वाली हैं। वे हमें दिखाती हैं कि विचार ऐसे तरीके से पदार्थ बन सकते हैं जो हमारे स्पेस टाइम की वास्तविकता को फैलाते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण इस किताब में दिए गए हैं दोस्तों, जिनसे हमें ये समझ में आता है स्टेप बाय स्टेप जिसे कहते हैं। हर पहलू जो है इस श्रृंखला का वो हमें समझ में आता है कि हमारे विचार से पदार्थ कैसे बनते हैं, अपनी ही सृष्टि के रचनाकार हम कैसे बनते हैं। तो इस किताब में ऐसे ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं और दोस्तों सिर्फ ऐसे बहुत ही कोई जो जाने माने लोग हों उनके उदाहरण नहीं है। आम जिंदगी से लिए हुए आप और मेरे जैसे आम लोगों के ही उदाहरण इस किताब में दिए गए हैं और उनकी कहानियों से, उनके अनुभवों से ये बताया गया कि कैसे उन्होंने अपने रोग ठीक किए, नई नौकरियां पाई, अपने रिश्तों में सुधार पाया, मृत्यु के उपरांत जो जीवन है उसके बारे में उनकी जो समझ है वो कैसे बढ़ी, और कई अन्य चीज़ें, कई अन्य पहलू जो हैं उनके जीवन के वे कैसे सुलझे जब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वे एक मास्टर हैं, कि वे ही अपनी वास्तविकता का सृजन कर रहे हैं अपने विचारों द्वारा। तो एक ऐसा उदाहरण इस किताब में दिया गया है जैसे साउंड हीलिंग जिसे हम कहते हैं, ध्वनि उपचार। तो एक जिम नामक व्यक्ति का इसमें उदाहरण दिया गया है जिन्होंने शराब और हृदय रोग को ठीक किया ध्वनि उपचार से। या जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि एक्यूपंक्चर से, एक्यूपंक्चर में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो उससे कैसे लोगों का उपचार हुआ गया है। एक बात समझने वाली और इस किताब में दी गई है जो है मस्तिष्क तरंगे। मस्तिष्क तरंगे क्या होती हैं दोस्तों? हमने इस बारे में तो सुना होगा, अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स,
थीटा वेव्स या बीटा वेव्स अलग अलग जो हैं, जब हम ध्यान भी करते हैं, अगर हम कभी यूट्यूब पे जा कर के ध्यान करते हैं और हम इस तरह ढूंढते हैं तो ये एक बहुत सर्च में आता है कि अल्फ़ा वेव मेडिटेशन या गीगा वाइब्रेशन मेडिटेशन, ये अलग अलग जो हैं ये तरंगे होती हैं, मस्तिष्क की तरंगे होती हैं। जब हम अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति या ध्यान अवस्थाओं में, तो हमारी मस्तिष्क की तरंगे जो हैं वह बदलती रहती हैं। तो ऐसे कई प्रयोग भी हुए हैं जिनमें जो है ध्यानियों के मस्तिष्क में मशीनों द्वारा ये ढूंढा गया है कि कौन सी तरंगे जागृत होती हैं जब वे ध्यान की अलग अलग अवस्थाओं में होते हैं। उन सब के बारे में जो भी शोध हुआ है, जो भी रिसर्च हुई है, उस सब को इस किताब में एक तरह से एक संग्रह कर दिया, बनाया है इस लेखक ने। ऐसे कई सारे शोध का जो हमें ये बताते हैं कि वैज्ञानिक रूप से ये सब कैसे होता है और ये कैसे हमको प्रभावित करता है। तो जैसे अलग अलग जो ये मस्तिष्क की तरंगे हैं उनके बारे में बात की है, और ये भी बात की है जब चेतना बदलती है तो मस्तिष्क की हमारी तरंगे बदलती हैं, और मस्तिष्क तरंगे भावनाओं द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों को व्यक्त करती हैं। तो श्रृंखला कुछ ऐसे जाती है मेरे दोस्तों कि पहले क्या बदलता है, हमारा विचार। पहले हमारा विचार बदलता है, हम एक संकल्प लेते हैं। संकल्प किस चीज़ का लेते हैं? ज्ञान की तरफ जाने का, प्रकाश की तरफ जाने का, कुछ नया जानने का, कुछ नया सीखने का, कुछ नया समझने का। जब हम वो संकल्प ले लेते हैं तो हमारे पास आता है वो ज्ञान। जब वो ज्ञान हमारे पास आता है, ज्ञान क्या होता है दोस्तों? ज्ञान कुछ भी ऐसी चीज़ है जो हमें एक नई वास्तविकता, एक नई दृष्टिकोण से चीज़ों को देखने के लिए प्रकाश डालती है उनके ऊपर। तो ऐसा कुछ नया ज्ञान हमारे पास आता है जब हम अपने जीवन को बदलने का एक संकल्प करते हैं। और उस ज्ञान के बाद क्या आता है? उस ज्ञान के बाद आता है अनुभव। जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है, जब हम अपना दृष्टिकोण बदल लेते हैं, किसी नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं चीज़ों को, तो हमें एक नए तरह का अनुभव होने लगता है जीवन में। और जैसे जैसे ये अनुभव होने लगता है हमें, वैसे वैसे क्या बदलता है? हमारे शरीर में कई तरह के रसायन जो हैं उनका उत्पादन होता है। ऐसे कई हार्मोन्स जो हैं हमारे शरीर में बनते हैं, हमारे मस्तिष्क में ऐसे कई रसायन बनते हैं जिनसे हमारे शारीरिक रूप पर, एक शारीरिक रूप में हमारा जो है परिवर्तन होता है। तो इस परिवर्तन से क्या हमें पता चलता है कि जो ज्ञान है वो हमारे मन के लिए है और जो अनुभव है वो हमारे शरीर के लिए। दोनों ही उतने ही ज़रूरी हैं हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए। कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो कहते हैं कि हम ध्यान तो बहुत करते हैं लेकिन हमें कोई अनुभव नहीं आते। क्यों नहीं आते? हम इतने सालों से ध्यान कर रहे हैं, हमें कभी अनुभव नहीं आते। या कुछ लोग होते हैं जो बैठते ही जिन्हें बहुत सारे जो है अनुभव आ जाते हैं। अनुभव को समझना कैसे होता है ये, क्यों कुछ लोगों के लिए आसान होता है, क्यों कुछ लोगों के लिए मुश्किल, वो भी इस किताब में बताया गया है। तो लेखक ये बताते हैं जब हम किसी भी चीज़ को एक आदत बना लेते हैं, जैसे पत्री जी हमेशा कहते थे कि आप 40 दिन तक लगातार अगर ध्यान करेंगे या लगातार शाकाहार का जो है उसका एक प्रयोग करेंगे, उसमें उतरने का, तो ये एक आदत बन जाएगी। उसके बाद आप आसानी से इसमें ढल जाएंगे। तो किसी भी चीज़ को अगर आप लगातार करते रहते हैं तो वो एक सहज, सरल एक आदत बन जाती है। ऐसे ही अगर हम ये सोच लें, क्योंकि मैंने कहा दोस्तों कि सब कुछ एक विचार से शुरू होता है, एक संकल्प से शुरू होता है। तो अगर हम ये सोच लें और ये समझ लें, इस बात का संकल्प कर लें कि हमारा जीवन जो है वो एक अद्भुत जीवन है, हम एक बहुत ही जो एक कहते हैं मैजिकल टाइम में एक ऐसे जीवन का हम सृजन कर रहे हैं जो हमारे ही नियंत्रण में है, जिसके हम ही रचनाकार हैं। तो ऐसे जीवन में हमें उस तरह के अनुभव आने लगेंगे जो अद्भुत होंगे, क्योंकि हम उसी तरह की चीज़ें खोज रहे होंगे अपने जीवन में। एक सकारात्मक दृष्टिकोण से हम जीवन देख रहे होंगे, ना कि एक नकारात्मक दृष्टिकोण से। तो जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारा दृष्टिकोण होता है। अब देखिए, हम जिस तरह के चश्मे पहनेंगे, जिस रंग का अगर हमारा चश्मा होगा, हमें दुनिया भी उसी रंग की दिखेगी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमने अपने विचारों को किस रंग में रंगा है।
इस बात पर ध्यान देना, इस बात का जो एक है साक्षी भाव से खुद को देखना कि मेरे विचार कैसे हैं, किस तरह के हैं, क्या ये सकारात्मक हैं, क्या ये नकारात्मक हैं, या जैसे पत्री सर बोलते थे 4 तरह के विचार होते हैं, डिजास्ट्रस, नेगेटिव, पॉजिटिव और मिराक्युलस। क्या मेरी मिराक्युलस थिंकिंग है? क्या मैं अपने जीवन को बदल सकती हूँ अपने ही विचारों से? ये हमें देखना है। तो इस सब के बारे में भी जो है चर्चा करते हैं। और दोस्तों, जिसे हम कहते हैं ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंसेस, ऐसे रहस्यमय अनुभव, उनके पीछे का वैज्ञानिक तथ्य क्या है? क्योंकि ज़्यादातर कहाँ हम थोड़ा चूक जाते हैं वो ये है कि जब हमें अगर कोई अनुभव होता है आध्यात्मिक, तो किसी का अगर वैज्ञानिक रंग से रंगा हुआ है उनका चश्मा, उनका दृष्टिकोण, तो उन्हें समझाने में ये थोड़ा मुश्किल आती है हमें कि हमें अनुभव कैसा हुआ, ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान ने हमें क्या दिया। तो जब हम अपना चश्मा उतारकर उन्हें पहनाते हैं, उन्हें इस दृष्टिकोण से दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी ही भाषा में उन्हें समझाते हैं, तो ये काम आसान हो जाता है। संत तुकाराम से लेकर के जो हैं रामकृष्ण जी जो थे, उनके बारे में उदाहरणों समेत इस लेखक ने बताया है इस पुस्तक में कि कैसे उनके जो रहस्यमय अनुभव थे, उनके जो ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंसेस थे, वो कैसे उनके पीछे का आध्यात्मिक सत्य क्या था, उनके पीछे का वैज्ञानिक सत्य क्या था, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं है। जो आध्यात्मिक सत्य है वही वैज्ञानिक सत्य है, क्योंकि सत्य तो सत्य है, सत्य एक ही रहता है। इसे देखने के दृष्टिकोण बदल सकते हैं, लेकिन सत्य एक ही रहता है। तो ऐसा हम देखते भी हैं कि जो ध्यानी होते हैं वो ध्यान के बाद कुछ ऐसी आनंद की ऐसी अवस्थाओं में चले जाते हैं कि कई बार ध्यान से उठने का मन भी नहीं करता, आंखें खोलने का मन नहीं करता, क्योंकि उस समय जो हमारी स्थिति होती है, और ये हम शारीरिक रूप से भी महसूस करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ कुछ हवा में उड़ती हुई बातें। जब आप ध्यान करते हैं तो आपका शरीर जो है वो एक ऊर्जा को लॉक कर देता है, आपका एक एनर्जी लॉक बन जाता है, एक ताला लगा देता है आपके शरीर पर, जो आपका विद्युत चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड होता है आपके शरीर का। तो जब आपका शरीर उस अवस्था में लीन हो जाता है, आपकी ऊर्जा बढ़ने लगती है। हम क्या है दोस्तों? ये शरीर क्या है? ये ऊर्जा ही है ना, ऊर्जा से बना है। ऊर्जा का सूक्ष्म जो रूप है उसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन जो स्थूल रूप है ऊर्जा का वो शरीर ही है, वो ये दुनिया ही है, ये ऊर्जा का ही एक स्थूल रूप है। तो जब हमारे शरीर में ऊर्जा जो है वे बढ़ने लगती है, तो हमारा शरीर एक जो उसका विद्युत चुंबकीय ऊर्जा क्षेत्र है वो भी और बढ़ने लगता है, विस्तारित होने लगता है, फैलने लगता है, और इसीलिए एक एनर्जी लॉक बन जाता है हमारे शरीर में। धीरे धीरे हमारी जो है मस्तिष्क की तरंगें बढ़ने लगती हैं आवृत्ति में, और जैसे जैसे ये बढ़ने लगती हैं वैसे वैसे हमें अलग अलग स्तर के जो है अनुभव होने लगते हैं। हम अलग अलग आयाम की बात करते हैं दोस्तों, अलग अलग डायमेंशन की बात करते हैं। ये सोचना एक गलत विचार होगा कि आयाम कोई ऐसी चीज़ है जो कहीं और मौजूद है। उदाहरण के तौर पर हम जैसे अगर भौतिक स्तर पर देखते हैं तो हमें पता है कि दिल्ली विश्व के एक कोने में है और जो न्यूयॉर्क है वो विश्व के दूसरे कोने में है। तो क्या आयाम भी ऐसे ही होते हैं? क्या डायमेंशंस भी ऐसे ही होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक साथ मौजूद होती हैं, एक साथ। बस ये है कि इनकी आवृत्ति के स्तर अलग अलग होते हैं। इसीलिए हम भौतिक शरीर में रहते हुए अलग अलग आयाम को अनुभव नहीं कर सकते जब तक हम ध्यान ना करते हो, क्योंकि ध्यान ही एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अपने विचार के परे जा सकते हैं कि हम केवल एक स्थूल शरीर हैं, और हम उस गैर स्थानीय मन के साथ एक वार्तालाप कर सकते हैं। हमारे जो प्रज्ञात्मा है, हमारा जो उच्च स्व है, हायर सेल्फ जिसे कहते हैं, उसके साथ हम वार्तालाप कर सकते हैं, उसके परे जा सकते हैं। तो ध्यान में जब हम उतरते हैं हमें ये अलग अलग आयाम जो हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि जो छठा आयाम है, 6th डिमेंशन है, वो कहीं और मौजूद है। 6th डिमेंशन यही है, जहाँ हम हैं वहीं है, बस एक अलग आवृत्ति पे है। तो हमें ज़रूरत क्या है? अपनी ऊर्जा बढ़ाने की, अपने विचारों से जो ऊर्जा का स्तर है हमारे शरीर में
उसको नियंत्रित करने की। जैसे जैसे हम उसे नियंत्रित करेंगे, जैसे जैसे हम उसको बढ़ाएंगे, वैसे वैसे अलग अलग आयाम जो है अपने द्वार हमारे लिए खोलते जाएंगे। एक जो अध्याय है इस किताब का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह ये है कि ऊर्जा कैसे हमारे शरीर के डीएनए और कोशिकाओं को नियंत्रित करती है। तो जब हम ध्यान करते हैं कैसे एक डीएनए लेवल पर, एक कोशिकाओं के स्तर पर ऊर्जा का परिवर्तन होता है, वो इस किताब में दिया गया है। हम जो कहते हैं दोस्तों कि ध्यान में अलग अलग हमारे एक्टिवेशन होते हैं, अलग अलग जो है स्तर सक्रिय होते हैं। वो कैसे सक्रिय होते हैं, कैसे एक्टिवेशन होते हैं, जो 12 स्ट्रैंड डीएनए के बारे में हम बात करते हैं, वो कैसे उजागर होता है, कैसे जागृत होता है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, वह बताया गया है इस किताब में। तो दोस्तों हम ये जानते ही हैं कि जो हमारी कोशिकाएं हैं वह खुद को सृजन करती रहती हैं, अपना पुनर्सृजन करती रहती हैं। हर सेकेंड, हर मिली सेकेंड, हर मिनट, हर घंटा, हर 7 साल में, हर 7 साल में क्या होता है, हमारा पूरा शरीर खुद को बदल लेता है। हर सेकेंड दोस्तों हमारे अंदर के जो सेल होते हैं, जो कोशिकाएं हैं हमारी, कई सारी उनमें से मर जाती हैं और नई कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। और ये उत्पन्न कैसी होंगी, कैसे उत्पन्न होंगी? देखिए दोस्तों, अगर माँ स्वस्थ हुई तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। अगर माँ स्वस्थ नहीं हुई तो बच्चे के स्वस्थ होने के जो चांसेस हैं वो शायद कम हो। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। जिस स्तर की हमारी ऊर्जा होती है उसी स्तर की ऊर्जा से ये कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। तो हम जो कहते हैं कि हम अपने विचारों से अपना उपचार कर सकते हैं, वो कैसे होता है? वो ऐसे ही होता है जब हम अपनी ऊर्जा बढ़ाते हैं। जो प्रति क्षण जो कोशिकाएं उत्पन्न हो रही है हमारे शरीर में, वे ऊंची ऊंची और ऊंची और ऊंची ऊर्जा के स्तर पर उत्पन्न होती हैं और इस तरह हमारा शरीर खुद को हर सेकंड एक स्वस्थता की अवस्था की ओर ले जाता है। गंभीर बीमारियां, ट्यूमर से लेकर के कैंसर से लेकर के हर तरह की बीमारियां, बल्कि इस किताब में एक उदाहरण भी दिया गया है, एक टर्मिनल मस्कुलर डिजेनरेशन एक था, एक औरत को ग्लेंडा पेन नाम की। तो उस मस्कुलर डिजेनरेशन, वो जो उनकी स्थिति थी, वहाँ से लेकर के और वो नृत्य कर पाने से लेकर के लेने तक उनकी जो एक जर्नी थी, यात्रा थी, वो कैसे संभव हुई, कैसे उन्होंने किया? बस ये जान करके कि वो और कुछ नहीं बल्कि ऊर्जा है। उन्होंने अपने आप को एक कोशिका के स्तर पर, ऊर्जा के स्तर पर बदलाव अपने अंदर लाया और उस बदलाव के कारण उनकी ये जो स्थिति थी, जहाँ बस ये लिखा था कि वो कुछ चंद महीनों के लिए ही जिंदा रह पाएंगी, वहाँ से लेकर के उन्होंने अपने जीवन को कैसे सालों साल बढ़ाया, ना केवल बढ़ाया लेकिन उसमें आनंद के साथ वो कैसे जी पाई, वह बताया गया है। तो ऐसे कई उदाहरण है दोस्तों। मैं इसके विज्ञान में ज़्यादा नहीं जाना चाहती अभी, क्योंकि ये छोटा सा कार्यक्रम है हमारा, लेकिन बताना ये चाहती हूँ आपको इन सब उदाहरणों के माध्यम से कि वैज्ञानिक रूप से सारे तथ्य जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि ध्यान में या आध्यात्मिकता में जो बातें हमें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, उनका कोई फाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे बातें सिर्फ कही सुनी बोली हुई बातें हैं। पत्री जी हमेशा कहते थे, किसी के बात का विश्वास मत करो, आप खुद अनुभव करो, खुद अनुभव करो और खुद ये देखो कि आपको क्या समझ में आता है। तो इस किताब में ऐसी कई उदाहरण, ऐसे कई वैज्ञानिक तथ्य, ऐसी कई प्रयोग दिए गए हैं जिन प्रयोगों के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि ये कैसे होता है। तो ऊर्जा का कोशिका निर्माण पर सीधा प्रभाव कैसे होता है, जैसे हमने बात की। तो ये कैसे होता है? मन में जो बदलाव आता है, यानी विचार में जो बदलाव आता है, उससे हमारे ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव आता है और ऊर्जा क्षेत्र में जो बदलाव आता है उससे कोशिका में बदलाव आता है। सेल्यूलर लेवल पर, कोशिकाओं के स्तर पर एक बदलाव आता है और धीरे धीरे जब एक एक कोशिका में बदलाव आता है तो हमारे पूरे शरीर में बदलाव आ जाता है। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि मन से हमारा शरीर जो है वो बन रहा है, मन से ही हमारी दुनिया बन रही है, यानी विचार से ही वास्तविकता बन रही है, विचार से ही पदार्थ बन रहे हैं, माइंड टू मैटर। तो एक ध्यान की स्थिति जो होती है, सुसंगत स्थिति,
कोहेरेंस की जो स्टेट जिसे हम कहते हैं, सुसंगत स्थिति। ध्यान में आने से सबसे बड़ा लाभ हमें क्या मिलता है कि हमारी मन की जो स्थिति होती है वो एक सुसंगत मन की स्थिति बन जाती है। तो इससे एक डीएनए के लेवल पर जो है परिवर्तन होते हैं हमारे अंदर, क्योंकि हम केवल सकारात्मक आवृत्ति जो है उस प्रतिध्वनि में होती है। और जो धरती की प्रतिध्वनि होती है मेरे दोस्तों, अगर आपने इसका नाम सुना है, शूमैन फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, शूमैन रेजोनेंस, तो ये एक शूमैन प्रतिध्वनि जो है, धरती जिस स्तर पर उसकी आवृत्ति जो है, हर एक चीज़ की आवृत्ति होती है, हर एक चीज़ की एक प्रतिध्वनि होती है। इस दुनिया में जो भी पदार्थ मौजूद हैं, तो इसी प्रकार धरती की भी अपनी एक प्रतिध्वनि है। तो उस प्रतिध्वनि के साथ हम जितना ज़्यादा सुसंगत होते हैं, ग्राउंडिंग किसे कहते हैं दोस्तों, ग्राउंडिंग इसे ही कहते हैं कि आप धरती की प्रतिध्वनि के साथ अपनी आवृत्ति को जोड़ें, अपनी फ्रीक्वेंसी को धरती की फ्रीक्वेंसी के साथ जितना मेल खा सकें उतना मेल खाएं। तो ये चीज़ें हमें तभी समझ में आएंगी जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, और इसीलिए स्वाध्याय इतना ज़रूरी है मेरे दोस्तों। तो एक उदाहरण और दिया है, जैसे यहाँ पर लेखक ने 11 सितंबर के बारे में, जो 11 सितंबर का जो हादसा हुआ था अमेरिका में, ऐसा क्यों था कि इतने सारे लोग जिनको वहाँ मौजूद होना था उस बिल्डिंग में उस समय, किसी ना किसी कारणवश वहाँ मौजूद नहीं हुए। कुछ को, जिसे हम प्रीमोनिशन कहते हैं, पहले ही एक आभास हो गया कि शायद मुझे वहाँ उस दिन नहीं जाना चाहिए, या शायद मुझे अभी वहाँ नहीं जाना चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा आज। कुछ लोगों को अचानक से फ़ोन आ गए, कुछ लोगों को घर बुला दिया गया, कुछ लोगों की कहीं और मीटिंग हो गई, और कुछ लोग जिन्हें वहाँ मौजूद नहीं भी होना था उस दिन, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो खींच कर उन्हें वहाँ पर ले गया उस दिन। तो इस पर एक बहुत ही बड़ा अध्ययन किया गया था मेरे दोस्तों, और इस अध्ययन में ये पता चला था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो एक आवृत्ति होती है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक जिसे हम कहते हैं, विज्ञान में जो हमें एक ये समझ मिली है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो आप जैसा होता है, जिस प्रतिध्वनि में आप हैं, जिस तरह का अनुभव आप चाहते हैं, वैसा ही अनुभव जहाँ कहीं भी हो रहा हो दुनिया में, वो आपको अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि आप भी उसे अपनी ओर उतनी ही ज़ोर से खींच रहे हैं। जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि वॉट यू सीक इज सीकिंग यू, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो भी आपको ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर दूसरे को बदलने से पहले, या अपनी परिस्थितियाँ जो हैं उनको कोसने से पहले, हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि हम किसे ढूंढ रहे हैं, हम किसे सीख कर रहे हैं, हम जिस प्रतिध्वनि में हैं, अभी हम जिस आवृत्ति में हैं, वो कैसी है। क्या वो मिराक्युलस थिंकिंग वाली है, पॉजिटिव थिंकिंग वाली है, नेगेटिव थिंकिंग वाली है, या डिजास्टरस थिंकिंग वाली है। क्योंकि वैसे ही अनुभव हम अपने जीवन में खींच कर लाएंगे अपने पास। जो शमन होते हैं उनको हम एक अलग नज़रिए से देखते थे पहले, एक रहस्यमय नज़रिए से देखते थे, लेकिन इस किताब में उनके ऊपर भी अध्ययन करके ये पता लगाया है, वह केवल एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि जो स्थानीय मन है और गैर स्थानीय मन है, जो लोकल माइंड है और नॉन लोकल माइंड है, वे उसके बीच यात्रा करते हैं। वही एक शमन होता है कि जो स्थानीय मन और गैर स्थानीय मन के बीच में यात्रा करे, और गैर स्थानीय मन से जो ज्ञान है उसको लेकर के स्थानीय मन तक पहुंचाए। तो दोस्तों, ऐसे अलग अलग उदाहरणों से, ऐसे अलग अलग प्रयोगों और शोध के द्वारा हमें डॉक्टर डॉसन चर्च ने एक बहुत ही आध्यात्मिक और साथ ही साथ एक वैज्ञानिक तरीके से ये समझाया है कि जो हमारे विचार हैं वो पदार्थ कैसे बनाते हैं। और ऐसे जो हैं 7 अध्याय हैं इस किताब में, एक से एक बढ़ कर के, जैसे हमारे मस्तिष्क दुनिया को कैसे आकार देते हैं, ऊर्जा से पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, हमारी भावनाएं हमारे पर्यावरण को कैसे व्यवस्थित करती हैं, ऊर्जा कैसे हमारे शरीर के डीएनए और कोशिकाओं को नियंत्रित करती है, सुसंगत मन की शक्ति, समकालिकता के साथ स्वयं को प्रविष्ट करना, और स्थानीय मन से परे सोच। तो ऐसी इतनी रोचक जो है विषय सूची है इस किताब की। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि ये जो किताब है माइंड टू मैटर, पत्री जी की एक बहुत ही पसंदीदा किताब है, और इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर किताब नहीं लिखी गई है जो आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक तथ्यों को जोड़ती है।
तो इस अनुरोध के साथ कि आप सभी इस किताब को पढ़ें, मैं चारू थपलियाल आपसे कहना चाहूँगी धन्यवाद हमारे साथ इस श्रृंखला में जुड़ने का। अगली बार हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।